चला कि उसने अपनी जीप के नीचे ब्लेड लगा रखा था। उसकी इंटेंशन क्या थी मैं नहीं जानती। आज मैं अगर जिंदा खड़ी हूँ तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ थोड़ी पब्लिक थी, मैं थोड़ा बहुत चिल्लाई वहाँ पर, उन लोगों ने मेरी मदद करी और इस वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने अपने मन की बात रख पा रही हूँ। पता नहीं क्या था उसके दिमाग में, क्या नहीं था उसके दिमाग में। उसका ब्लेड वो मेरी गर्दन पे लगाता या मेरा फ़ोन खींचता, मेरी चेन खींचता, क्या करता मेरे साथ मैं नहीं जानती थी। मैं एकदम कांप गई उस वक्त। मुझे बहुत से लोगों ने बोला, मैं पुलिस के पास गई, पुलिस ने मेरी कोई मदद नहीं करी वहाँ पर। मतलब इनफैक्ट उन्होंने मुझे साइड में बिठा दिया कि आप बैठिए, अभी आपकी बात सुनते हैं ना। उन्होंने मुझसे कुछ रिटर्न लिया। मतलब दिल्ली सरकार की बात मैं क्या बाद में करूँगी। मैं अभी सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस महिलाओं के लिए कोई भी काम ढंग से नहीं करती, इनफैक्ट उनको सुनती भी नहीं है। कहाँ जाएं हम लोग, कहाँ है हमारी सुरक्षा। दूसरा इंसिडेंट मैं आपसे सिर्फ ये शेयर करना चाहती हूँ कि लक्ष्मीनगर मेट्रो में नीचे काफ़ी भीड़ होती है। एक बार मैं खड़ी हुई थी तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ थी, मैंने वहाँ नोटिस करा कि 3-4 बाइक वाले वहाँ आ गए और लड़कियों के संग कमेंट कर रहे हैं, चलो हमारे साथ पैसे देंगे तुम्हें। वो लड़कियां घबरा गईं, वर्किंग थी, वो कहीं से लौट रही थी, शाम के अराउंड 7 बज रहे थे। वो लड़कियां बहुत घबरा गईं। थोड़ी देर बाद में जब मैं उनके पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या हुआ, आप लोगों ने कुछ बोला क्यों नहीं। नहीं हमें घर जाना है, हमारा टाइम हो रहा है, हमें कोई एक्शन नहीं लेना। वो ऑलरेडी इतनी डरी हुई थी। मैंने उनको सपोर्ट करा, मैंने कहा नहीं आप लोग चलिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन नहीं, वो एग्री ही नहीं हुई। यानी कि उन्हें ये पता था कि दिल्ली पुलिस कोई काम नहीं करेगी, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उन्हें सीधा घर जाना था। उनके पेरेंट्स भी शायद परेशान हो रहे थे। तो मैं सिर्फ सुरक्षा की बात ये करना चाहूँगी कि अगर हमारी महिलाएं, बेटियां, बहनें सुरक्षित नहीं हैं तो वो कहाँ जाएं, किससे बात करें। सिर्फ इतना ही सवाल है मेरा। धन्यवाद। आपने अभी इस बेटी का दर्द सुना कि लोगों की मदद से इसकी जिंदगी बच पाई इस बिटिया की, वरना तो शायद आज आपके बीच में भी ये नहीं होती, ऐसे हादसे का शिकार हुई ये बेटी। मैं अगले वक्ता के रूप में दूसरी ऐसी पीड़ित महिला को, एक बेटी को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, जो आए अपनी बात रखें, अपने साथ जो घटना हुई है उसको बताएं। मैंने 18 फरवरी को शादी करी थी बेटी की और 18 फरवरी को शादी करी थी और 29 नवंबर को मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी लड़की जीने से उतर रही थी, गिर गई है। फिर थोड़ी देर में फ़ोन आया कि आपकी लड़की फांसी लगा ली है। फिर हम सीधे आए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रही है। पुलिस बोल रही है कि फांसी लगाई है लड़की ने, कोई फांसी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने अपनी भानेज की शादी करी थी 18 तारीख को, 18 फरवरी, ठीक है, 2024 में। और अभी मेरी भानेज इस वक्त नहीं है, उसको मार दिया गया। ससुराल वालों ने, 5 लोगों ने मिलके मारा उसको। पहलादपुर की बात है ये, पुल पहलादपुर बदरपुर के पास में। हमने ये देखा तो हम चले आए कि हम भी जाके देखते हैं और बताएंगे ये चीज। धन्यवाद। तो किस तरह से महिला हिंसा का शिकार हुई, एक बेटी जिसकी मौत हो गई, ससुराल वालों ने उसकी हत्या की, ये परिवार का आरोप है। अब अगली उत्पीड़न का शिकार अगली महिला को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। ये कर देंगे और हमको बाहर भगा रहे थे और हमें धमकाया था पुलिस वालों ने कि आप बाहर चलो, और उन लोगों को बिठा के चाय पिला रहे थे और सोफे पे बिठा रखे थे। हम लोगों को सबको बाहर निकाल दिया।
क्योंकि हमारी भानेज जब एम्बुलेंस में रखी थी और हम लेट हो रहे थे संस्कार करने के लिए, तो हमने बोला कि आप हमारी FIR दे दो, हम जाके संस्कार कर देंगे। तो बोलते हैं, बोला आपकी FIR 7 बजे मिलेगी, और FIR आ चुकी थी 3:50 पर। जब हमने लेडीजों को अंदर भेजा तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला आपकी FIR आ चुकी है, ठीक है, और हम आपकी FIR दे रहे हैं। तभी उनने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद में 2 बंदों को जेल भेज दिया, 1 को छोड़ दिया। उसमें 5 बंदे थे, उसमें से 2 बंदों को गिरफ्तार किया अभी। अब इसी क्रम में मैं उत्पीड़न का शिकार हुई एक और महिला को आपके बीच में आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। उनके पास जाके और डर रही है। आप इनके चेहरे का भय, डर देख सकते हैं कि यहां पर भी बोलने का साहस ये बहन नहीं कर पा रही है। इसका हौसला बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां इनके समर्थन में बजाएं और ये विश्वास दिलाएं कि इस बेटी, इस बहन के साथ आप सब लोग खड़े हैं। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। आतिशी जी, इनसे अलग से आप बात सुन लीजिएगा। मेरी शादी को 2 साल भी नहीं हुए अभी, जो उन्होंने मेरे साथ यह हादसा कर दिया। मेरी 2 महीने की बच्ची है। मैं आमंत्रित करूंगा अगली महिला को कि वह आए और अपने साथ हुई उत्पीड़न की घटना को ये बहन अपना दर्द अरविंद केजरीवाल जी के साथ शेयर कर रही हैं। जोरदार तालियां इनके समर्थन में बजाएं और विश्वास दिलाएं कि ये सदन, ये हाउस, ये इनके साथ है। महिला अदालत में आए हुए लोग इनके साथ हैं। कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, मैं तो कुछ भी कर लूंगा, ऐसे और पैसे भर दूंगा, उन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है, और वही हो रहा है सर, और वही हो रहा है। वो कानून तो कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है सर, वो खुला घूम रहा है, खुला। करेंगे हम आपके साथ। मैं आमंत्रित करूंगा अगली महिला को जो उत्पीड़न का शिकार हुई हैं, वो आएंगी और अपनी बात आपके सामने रखेंगी। नीचे नमस्ते, मेरे साथ मैं जनकपुरी में रहती हूँ। 3 लड़कों ने दिन दहाड़े मुझे बहुत बेरहमी से मारा। तब तक मारते रहे जब तक मैं मर नहीं जाती, और मेरी बेटी के कपड़े उतार दिए। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं पुलिस में गई, मेरी कोई मदद नहीं हुई। मेरे को 26 साल हो गए। मेरे ससुराल वाले मुझे रोज मारते, खाने को भी देते, जानवरों से लोग। मेरी बेटी के कपड़े फाड़ दिए। मैं इतना मारा। हम बहुत मुश्किल से उठे। दिल्ली जैसी जगह में मैं सेफ नहीं हूँ। मैं
मैं पुलिस पे जा रही हूँ 4 दिन से, मेरी पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही। मेरी जान को खतरा, मेरी बेटी ये मेरी बच्ची है, इसके कपड़े फाड़ कर इसके ऊपर वाली जगह को बहुत देर तक छूता। हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस भी 1 घंटे बाद आई। पुलिस में जा रही, कोई FIR नहीं, कुछ नहीं होती। मैं बोलते घर जाओ। मैं गुरुद्वारे में बैठी रहती। ये इंसिडेंट हमारे साथ जनकपुरी में हुआ है और कैमरे में सारी फुटेज है, पर जो SHO है वो फुटेज लेके नहीं आ रहे हैं और हमारे पे ही बोले जा रहे हैं कि तुम ऐसे कर रहे हो। हमने तो कुछ भी नहीं बोला उन्हें और आई एम विक्टिम एंड आई वांट सीरियस एक्शन अगेंस्ट देम एंड आई हैव बीन सेक्सुअली मोलेस्टेड ऑन रोड। और मुझे मेरी पैंट नीचे करी है, उन्होंने मेरी शर्ट ऊपर करी है, किसी ने मेरी अधमरी हालत में मेरी शर्ट के बटन बंद करे हैं। मैं रोड पे पड़ी हुई थी, किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं करी है। मैंने पड़ोसी के फ़ोन से, उनकी मेड के फ़ोन से कॉल करा है PCR पे, अब तक FIR भी नहीं हुई है उनके अगेंस्ट। बिकॉज उनके अगेंस्ट FIR नहीं हुई क्योंकि वो जिन्होंने करा वो खुद पुलिस में है और वो पुलिस का रौब दिखा रहे हैं हमें। आम जनता कहाँ जाएगी जब ऐसे होगा? मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं गुरुद्वारे में बैठी रहती हूँ कि मैं घर जाऊंगी तो मेरे को दोबारा घर में घुस के मार देंगे। ये लोग 3 बार कर चुके हैं, मुझे नहीं पता क्या चाहते हैं मेरे से। मेरे को बहुत अपने जान का खतरा, मदद चाहिए मुझे। इन दोनों महिलाओं के समर्थन में एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका साथ देने का विश्वास जताइए। महिला शक्ति जिंदाबाद। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, आप कैसे इतने बेरहम हो सकते हैं? दिल्ली पुलिस कैसे इतनी बेरहम हो सकती है? इतनी बड़ी घटना अभी आपके सामने हमारी इस बहन ने बताया। कैसे इतनी बेरहमी दिखाई जा सकती है इनके साथ कि उन दरिंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक, और इस महिला अदालत में आके गुहार लगा रही। मैं आमंत्रित करूंगा अगली हमारी उत्पीड़न का शिकार हुई महिला को कि वह आएं और अपनी बात रखें। सभी को नमस्कार। मैं महिला की अदालत में केजरीवाल जी से अपनी एक अपील रखूंगी कि जिस एरिया से मैं आती हूँ उस जगह पर ईव टीजिंग इतनी कॉमन हो गई है कि हम महिलाएं, हम बच्चियाँ जो बाहर निकलती हैं पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, वो बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं। मुझे अपनी एजुकेशन को बीच में रोकना पड़ा ड्यू टू ईव टीजिंग। क्या मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे बढ़ने का अधिकार नहीं है? अभी कुछ दिन पहले मेरा एक लैपटॉप बस में छूट गया था। मैं पुलिस स्टेशन गई थी कंप्लेंट लिखवाने। उन्होंने बोला लॉस का रिपोर्ट लिखेंगे और पुलिस का रिप्लाई ये था कि मैडम हमारा नेट नहीं चल रहा, आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लो कंप्लेंट। और अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं ऑफिस जा रही थी, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने ऑफिस तक मेरा पीछा किया है। क्यों? मैं पूछना चाहूँगी कंसर्न अथॉरिटीज से, दिल्ली के जो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, क्यों वो महिलाओं की सुरक्षा पर कुछ नहीं कर रहे हैं? क्यों उनकी वजह से हम सेफ नहीं हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या हमारा अधिकार नहीं है? तो शुक्रिया। क्या मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे बढ़ने का अधिकार नहीं? ये इस बेटी का दर्द आपके सामने उन्होंने बताया। मैं अगली बिटिया को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने साथ हुई घटना के बारे में आप लोगों को बताएं, और आप लोग शांति से अपनी जगह बैठ जाएं। इसके तुरंत बाद अखिलेश जी और अरविंद केजरीवाल जी अपनी बात रखेंगे इस पूरे विषय पर। तो बस अब आप लोग शांति से बैठ जाएं। सभी को मेरा नमस्कार। नहीं बोल पाऊंगी। जब मैं मार्केट या स्कूल आना जाना होता था मेरा, तो मैं वहाँ से जाती थी, तो वहाँ से मेरे को लड़के छेड़ते थे और छेड़खानी होती थी।
उस वजह से मैं बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन मैं कुछ दिनों तक मैं ऐसे ही सोचती रही, कोई बात नहीं कि कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही देख रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे उनकी हद पार होती गई थी। तो उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मम्मी ने एक्शन लिया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया, पुलिस वालों से कंप्लेन करी। फिर पुलिस वालों ने उसको घर से उठवाया था। घर से उठवा के उसको फिर बोला था कि ऐसा दोबारा नहीं करना, लड़की को छेड़ना नहीं है, ये सब बेकार है। जैसे तुम्हारी बहनें हैं वैसे ही भी हर कोई होता है, ठीक है। तो इसलिए फिर उसके बाद ना उस दोबारा लड़के ने मेरे को देखा नहीं, वो वहाँ पे नज़र भी नहीं आया, और फिर यही सब हो गया था। ठीक है, क्या नाम है? धन्यवाद। आज अब इस महिला अदालत के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं उस शख्स को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिन्होंने हमेशा आम आदमी पार्टी के मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया। केजरीवाल साहब को जब जेल में डाला गया था, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को, हम लोगों को, उस वक्त एक आवाज थी जो उत्तर प्रदेश से हमारे समर्थन में आती थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा कि इस महिला अदालत में आकर अपने विचार रखें। आदरणीय अखिलेश यादव जी। चलो कोई बात। मंच पर हमारे साथ आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी, संचालन कर रहे राज्यसभा में सांसद संजय सिंह जी, और यहाँ मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी माताएं बहनें, पत्रकार साथी, आप पार्टी के विधायक मंत्रीगण और तमाम आप पार्टी के सभी पार्टी के पदाधिकारीगण। मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित माँ शक्ति का बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। जो यहाँ बैठी हमारी माताएं बहनें हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। साथ ही साथ यहाँ के रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मैं बेहद धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने जिस तरह का ये महिलाओं का, माताओं बहनों का इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मैं अभी जब मंच पे था तो एक एक हमारी बहन माता जो अपनी बीती आपको सुना रही थी, जो घटना उनके साथ हुई, वो अपना दुख जरूर बता रही थी, लेकिन मैंने सामने वाली माताएं बहनों का भाव देख रहा था। एक एक माता, एक एक बहन उनसे जुड़ करके अपना समर्थन दे रही थी। जो घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं और बिल्कुल जहां पर सरकार चलती हो दिल्ली की, कल्पना करिए कि अगर दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो पूरे देश में क्या हो रहा होगा। जो गृह मंत्रालय है वो मुझे लगता है दिल्ली में केवल नाम का गृह मंत्रालय है, वो कोई भी जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा है। महिलाओं को एक साथ इकट्ठा कर करके आपने निर्भया को जो याद किया है, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद देता हूं। मुझे याद है जब निर्भया घटना हुई दिल्ली में, न केवल दिल्ली के लोग बल्कि देश के लोग जाग उठे। शायद देश में ऐसा आंदोलन एक महिला और बेटी की सुरक्षा के लिए कहीं नहीं हुआ होगा जैसा दिल्ली से लेकर के देश में कोने कोने मर हुआ था। और उसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली की सरकार को अपना कानून बनाना पड़ा, कानून बदलना पड़ा, और ऐसा सख्त कानून बना, ऐसा सख्त फैसला लिया
कि ऐसी सुरक्षा मिले माताओं बहनों की कभी कोई घटना हो ना हो सके उनके साथ। जिस समय निर्भया का यहां घटना हुई, मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री था। मुझे जानकारी मिली जिस बेटी के साथ ये घटना हुई है ये उत्तर प्रदेश की है, और जब उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ ऐसी घटना हुई तो मैं उसके घर और गांव गया था। जिस समय मैं उसके गांव घर पहुंचा था, उसके पिता के साथ साथ उसके परिवार के बहुत सारे सदस्य थे। उन लोगों ने जो जो बातें रखी थी, एक गांव में सुरक्षा के लिए, गांव में एक बहन की पढ़ाई के लिए, एक आसपास की माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य को लेकर के अस्पताल बनाने की, मैंने एक एक फैसला उनके लिया था। वो चीजें बन गईं, लेकिन मैं सत्ता से बाहर चला गया, बीजेपी की सरकार आ गई। वो दिन है, आज का दिन है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर मुड़ करके नहीं देखा है। वहां भेदभाव कर रहे हैं, और मैंने तो दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव होते हुए देखा है। मैं आपको बधाई देता हूं अरविंद केजरीवाल जी, इतना कुछ होने के बाद भी आपका हौसला कम नहीं हुआ है। आपका हौसला, संघर्ष मुझे दिखाई दे रहा है। और आज जो आपने सुरक्षा का सवाल उठाया है, मुझे पूरा भरोसा है यहां की माताएं बहनें मिलकर के अपने दिल्ली के लाल को दोबारा सम्मान दिलाने का काम करेंगी। और जहां पर माताओं बहनों का साथ मिल जाए, जहां पर हमारी बहनों का साथ मिल जाए, उस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आज आपने एक बुनियादी सवाल को, जो हमारी मां, हमारी बेटी, हमारी बहन का जो सबसे बुनियादी सवाल है कि उसको सुरक्षा मिले, जो जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए थी वो आपसे छीन करके दिल्ली वालों के पास है, गृह विभाग के पास है। मैंने जैसा कहा कि गृह विभाग केवल नाम का है, जो दिल्ली में सुरक्षा नहीं दे पा रहा, मणिपुर में सुरक्षा नहीं दे पा रहा, तो सोचो जो गृह विभाग का काम है वो काम कौन कर रहा है। इसलिए जहां आप स्वास्थ्य के लिए इतना चिंतित हैं, आपने स्वास्थ्य में जो परिवर्तन किया, उसका परिणाम यह हुआ कि आपसे सीख करके बहुत सारे प्रदेशों ने वही मॉडल अपनाने का काम किया जो आपने कर करके दिखाया। जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने परिवर्तन किया, जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, जो प्रदेश, जो आप पार्टी कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यही हमारी माताओं बहनों को सम्मान दिलाने का काम है। और अगर सुरक्षा भी आपके हाथ में आ जाए तो इससे बड़ा काम और नहीं हो सकता है। जिस समय सुरक्षा मिल जाए, मान सम्मान आपका अपने आप बढ़ने लगेगा। मैं बधाई एक और योजना के लिए देना चाहता हूं। ये योजना जो आप शुरू करने जा रहे हैं, मैं जानता हूं जितनी इस योजना की जानकारी माताओं बहनों पर पहुंच जाएगी, उतना ही बड़े पैमाने पर आपको समर्थन मिल जाएगा। आपने जो आर्थिक रूप से मदद करने का फैसला लिया है, जो 2100 रुपए देने का फैसला लिया है, मैं अपनी तरफ से आपको और अपनी तमाम बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप उनके सम्मान को दिलाने का काम कर रहे हैं। जितनी जरूरी शिक्षा है, उनके स्वास्थ्य की चिंता है, उतना ही अगर हमारी माताओं बहनों के हाथ में और उनके अकाउंट में पैसा और सम्मान पहुंच जाएगा तो हमारी बेटियां और माताएं अपने आप आगे बढ़कर के काम करने लगेंगी। इसलिए इस आयोजन के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये जो गृह मंत्रालय है, ये पता नहीं किस दुनिया का मंत्रालय बन गया है, कहीं सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। मणिपुर का हाल देख लो आप, क्या हाल हो गया वहां पर।
और दिल्ली की हमारी माताओं बहनों ने कुछ घटनाएं बताई हैं, लेकिन हम खुद चिंतित हो जाते हैं जब कभी टीवी अखबार में देखते हैं कि दिल्ली जैसी जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश सुरक्षित उनके हाथ में होगा। इसलिए ये आपके जो आयोजन हो रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपनी माताएं बहनें जो इतने बड़ी संख्या में हैं उनका धन्यवाद देता हूं। मैं आपको एक बात का और भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरे जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहां पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां अखिलेश जी के लिए कि उन्होंने अपना पूरा समर्थन, अपनी पार्टी का समर्थन आपके साथ देने का वादा किया है। अब मैं उस शख्स को बुलाने जा रहा हूं जिनको झुकाने के लिए, जिनको रोकने के लिए हर प्रकार का उत्पीड़न मोदी जी की सरकार ने किया। वो शख्स अरविंद केजरीवाल, जिनको जेल में डालकर 50 से नीचे उनकी शुगर गई, उनको इंसुलिन तक नहीं दिया, उनको जान से मारने की कोशिश की। एक ऐसा शख्स जो हर मुसीबत में आपके लिए लड़ता रहा, आपके लिए संघर्ष करता रहा। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित करता हूं। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मंच पे मौजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हम आम आदमी पार्टी के सभी लोगों के सुख दुख के साथी मेरे प्यारे मित्र अखिलेश यादव जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी, राज्यसभा के हमारे सांसद संजय सिंह जी, यहाँ पे आए हुए हमारे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण और दिल्ली के कोने कोने से आए हुई मेरी माताएं बहनें, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं अखिलेश यादव जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमने उन्हें 3 दिन पहले ही संपर्क किया था और उनसे निवेदन किया था कि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे हम एक महिला अदालत कर रहे हैं, और उन्होंने सहर्ष हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। आज संसद चल रही है, वो स्पेशली आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोगों की बातें सुनने के लिए संसद से उठ के स्पेशली हम लोगों के बीच में आए हैं। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हम लोग 12 साल हो गए निर्भया कांड हुए। आज से 12 साल पहले हमारी एक छोटी बहन निर्भया के साथ बहुत ही वहशियाने तरीके के साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर वो उसने दम तोड़ दिया। पूरा देश सड़कों के ऊपर आ गया था। एक बार तो ऐसे लगा था कि मूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, अब व्यवस्था परिवर्तन होगा। ऐसा लगा कि आज के बाद कभी किसी महिला के साथ सड़कों पे छेड़खानी नहीं होगी। उस वक्त ऐसा लगा था कि अब महिलाओं को इस देश के अंदर न्याय मिलना चालू होगा। उस वक्त ऐसा लगा था कि महिलाओं को आज के बाद सम्मान मिलना चालू होगा। लेकिन आज दुख के साथ 12 साल के बाद, उस हादसे के 12 साल के बाद हम देख रहे हैं कि कम होना था दूर,
महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही हैं। अभी आपके सामने जिस तरह से महिलाओं ने अपने केसेस रखे, दिल दहल जाता है। एक एक महिला का केस सुन के, एक एक महिला का केस सुन के दिल दहल जाता है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे ख्याल से एक भी ऐसी महिला नहीं होगी जिसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अपमान का सामना ना करना पड़ा हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो सड़क के गुजरते हुए हो। हर जगह हर महिला ने कहीं ना कहीं तो अपमान का सामना किया है। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या यह कहना गलत है कि घर से निकलने में आज महिलाओं को डर लगता है? गलत कह रहा हूं मैं? किस किस को डर लगता है घर से निकलने में? क्या यह कहना गलत है कि जब बेटी कॉलेज जाती है तो शाम को 7 बजे के बाद मां बाप का दिल धक धक करने लगता है, पता नहीं बेटी वापस आएगी कि नहीं आएगी? गलत तो नहीं कह रहा मैं। ऐसा क्यों होता है? अभी इतनी सारी महिलाओं ने आके बताया कि पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस कुछ क्यों नहीं करती? ऐसा क्यों होता है कि जब महिलाएं न्याय के लिए पुलिस के पास, सुरक्षा के लिए पुलिस के पास जाती है तो पुलिस कुछ क्यों नहीं करती? अपराधी पकड़े क्यों नहीं जाते? पता है कि इस लड़के ने किया, वो लड़का खुलेआम घूम रहा है समाज के अंदर, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इनके ऊपर बैठे हुए लोग, इनके ऊपर बैठे हुए लोगों को आपकी परवाह ही नहीं है। इनके ऊपर कौन बैठे हैं? इनके ऊपर केंद्र सरकार बैठी है, अमित शाह जी बैठे हैं, उनको आपकी कोई परवाह नहीं है। आज से 10 साल पहले आप लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी थी। आपने कहा केजरीवाल जी हमारे स्कूल ठीक करो। मैंने स्कूल ठीक करे नहीं करे? हाथ खड़े करके बता देना मैंने स्कूल ठीक करे नहीं करे। आज से 10 साल पहले आपने मेरे को जिम्मेदारी दी थी केजरीवाल जी हमारे अस्पताल ठीक करो। दिल्ली के सारे अस्पतालों को एयर कंडीशनड बना दिया। वहां पे फ्री में इलाज मिलता है नहीं मिलता? अच्छा इलाज मिलता है नहीं मिलता? गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। अमीर हो या गरीब हो सबका इलाज मुफ्त कर दिया। आपने मेरे को जिम्मेदारी दी केजरीवाल जी हमारी बिजली ठीक करो। आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली जाती तो नहीं है? 24 घंटे बिजली आती है नहीं आती है? आती है ना? आपने मेरे को जिम्मेदारी दी थी केजरीवाल जी बिजली सस्ती करो। मैंने बिजली मुफ्त कर दी आप लोगों के। लेकिन आज से 10 साल पहले आपने उनको जिम्मेदारी दी थी हमें सुरक्षा दो। आज दिल्ली में 2 सरकारें चलती है। मेरे को जिम्मेदारी दी थी स्कूल ठीक करने की, बिजली ठीक करने की, पानी ठीक करने की, अस्पताल ठीक करने की। मैंने अपना काम कर दिया। आपने उनको एक ही जिम्मेदारी दी थी। अमित शाह केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी थी, बीजेपी की केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह जी का काम है दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने का, दिल्ली में कानून व्यवस्था करने का। एक ही काम दिया था, वो काम भी उन लोगों ने नहीं किया दोस्तों। उन्होंने काम खराब कर दिया। अभी जब हम ये मुद्दा पिछले दिनों से उठा रहे थे तो बीजेपी वालों से, मीडिया वालों ने पूछा। बीजेपी वाले कह रहे हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी वालों से मीडिया वालों ने पूछा, भाई ये केजरीवाल घूमता फिर रहा है पूरे दिल्ली के अंदर, जगह जगह हत्या हो रही है, फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से, दिल्ली में खुलेआम शूट आउट हो रहे हैं, गैंग वॉर हो रहे हैं, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस पे आपको क्या कहना है? बीजेपी वाले कहते हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है। दोस्तों, दिल्ली में केंद्र सरकार का आंकड़ा कहता है रोज दिल्ली में 3 से 4 बलात्कार होते हैं। 3 से 4 बलात्कार। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अमित शाह जी आपके लिए मुद्दा नहीं होगा, लेकिन जिस घर की बेटी जिसके साथ जो बलात्कार की शिकार होती है उसके लिए तो कानून व्यवस्था से बड़ा मुद्दा ही नहीं है इस देश के अंदर। जिस बेटी का बलात्कार होता है उससे पूछो कानून कितना बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, डेली रोज
17 छोटे छोटे बच्चों की किडनैपिंग होती है, अपहरण किया जाता है रोज रोज 17 छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जाती है, उसमें बच्चियां भी होती हैं जिन्हें बेच दिया जाता है। अमित शाह जी, आपके लिए कानून मुद्दा नहीं होगा, लेकिन उन बच्चे जिनके बच्चे घर से चले जाते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दिल्ली में रोज कम से कम 10 महिलाओं की किडनैपिंग होती है, 10 महिलाओं का अपहरण होता है। दिल्ली के अंदर हजारों महिलाओं के साथ बसों में, सड़कों के ऊपर, मेट्रो में छेड़खानी होती है। उनके लिए तो कानून सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा जी? सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए तो यही है। आप महिलाएं बीजेपी के लिए और अमित शाह जी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। आप तो काउंटिंग में ही नहीं है, आप तो मुद्दा ही नहीं है उनके लिए। अमित शाह जी के लिए एक ही मुद्दा है, पूरे देश में चुनाव करते घूमते रहते हैं, एमएलए खरीदते घूमते रहते हैं, सरकारें तोड़ते घूमते रहते हैं। केजरीवाल को जेल में डालो, हेमंत सोरेन को जेल में डालो, ईडी को छोड़ दो इसके पीछे, सीबीआई को छोड़ दो इसके पीछे, ये सरकार गिरा दो, झारखंड की सरकार गिरा दो, मध्य प्रदेश की, यही करते रहते हैं बस। आपकी सुरक्षा उनके लिए मुद्दा नहीं है, सरकारें गिराना, सरकारें बनाना उनके लिए मुद्दा है केवल। इस बार जब वो वोट मांगने आए बीजेपी वाले, तो उनको कह देना कि अब बीजेपी हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरे हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरे से जितना बन पड़ा मैंने किया, क्योंकि मेरे लिए यहां पे बैठी हुई मां बहनें, दिल्ली की 1 करोड़, 1.25 करोड़ से ज्यादा दिल्ली की मां बहनें मेरे लिए कोई वोट बैंक नहीं है। मेरे लिए आप मेरा परिवार हो। आपको मैंने मां कहा है, आपको मैंने बहन कहा है, आपको मैं अपनी मां मानता हूं, आपको बहन मानता हूं, आपको बेटियां मानता हूं। मैं, मेरे से जो बन पड़ा मैंने करा। मेरी सरकार बनने के पहले दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। आज 9 साल में मैंने दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, फ्रांस, पेरिस, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हैं। उससे थोड़ा सा डर पैदा होता है कि नहीं होता? कोई भी करता है तो उसे डर लगता है। लेकिन अभी एक बच्ची आई, वो बच्ची आके कह रही थी पुलिस वाले सीसीटीवी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अब इसका बताओ हम क्या करें? इसमें तो अमित शाह जी को कहना पड़ेगा पुलिस वालों को कुछ करो। मैं कर सकता था, पूरी दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा मैंने स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी। पहले 66,000 स्ट्रीट लाइट थी मेरी सरकार बनने के पहले, 4 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी। बसों में बस मार्शल लगा दिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया। इनको आपकी जरूरत नहीं है, इनको आपके वोट की जरूरत है बस। आजकल देख रहे होगे ना, अखबारों में पढ़ रहे होगे, ये आजकल बीजेपी वाले झुग्गियों में खूब जा जाके सो रहे हैं। अब इनको झुग्गी वाले याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये खूब आजकल बीजेपी वाले नेता जा जाके झुग्गियों में सो रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर जितनी झुग्गियां इन लोगों ने तोड़ी है भगवान ही देख रहा है। आपको क्या लगता है जनता बेवकूफ है? और जिन झुग्गी वाले समझ लें, जिन झुग्गियों में आज ये जाके सो रहे हैं, 3 महीने के बाद उन्हीं झुग्गियों को तोड़वाएंगे। बच के रहना इन लोगों से। वो जंगपुरा में सुंदर नर्सरी की झुग्गियां, वहां पे ये लोग जाके सोए थे, वहां पे बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेले थे, और कैरम बोर्ड खेलने के 3 महीने के बाद वो सारी झुग्गियां तोड़वा दी इन बीजेपी वालों ने। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये झुग्गियां टूट रही थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली में पिछले 5 साल में इन्होंने 48 झुग्गियां तोड़वाने की कोशिश करी, 37 मैंने बचा ली। कोर्ट में जाके मैंने बचा ली आपकी। 11 में नहीं बचा पाया क्योंकि इन्होंने नोटिस ही नहीं दिया। रातों रात आके तोड़ दी इन लोगों ने, रातों रात आके तोड़ दी। तो ये झुग्गियां, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये दिल्ली वालों की झुग्गियां तोड़ रहे थे, जब महिलाएं और बच्चे सड़क के ऊपर आ गए थे, भरी ठंड के अंदर बच्चे सड़क के ऊपर रो रहे थे, महिलाएं चिल्ला रही थी, बीजेपी वालों की पैरों में पड़ पड़ के गिड़गिड़ा रही थी महिलाएं, तब कहां गए थे तुम लोग?
अब बड़ी नौटंकी कर रहे हो जो झुग्गियों में जा जा के सो रहे हो। अब तुम्हें झुग्गी वाले याद आ रहे हैं, तब महिलाएं जब रो रही थी तुम्हारे पैरों में गिर गिर के, तो ये झुग्गी वाले झुग्गी में जा जा के सो रहे हैं। इनसे बच के रहना, 3 महीने के बाद, चुनाव के 3 महीने के बाद यही झुग्गी तोड़ने के लिए आएंगे तुम्हारे ये लोग। और कल मेरे को पता चला शकूर बस्ती की एक झुग्गी बस्ती में, यहां पे सत्येंद्र जैन बैठे हुए हैं, वहां पे ये सलवार कमीज बांट के आए हैं, साड़ियां बांट के आए हैं, शॉल बांट के आए हैं। सारी झुग्गी में आएंगे अभी ये बांटने। क्या करोगे? ना ना, ले लेना, मना मत करना, ले लेना। क्या करोगे? लेकिन जो ये दें ले लेना, दारू मत लेना। दारू बुरी चीज है, बाकी जो ये दें सारी चीजें ले लेना। लेकिन मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अगर आपसे दिल्ली की व्यवस्था नहीं संभल रही, मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अगर आपसे दिल्ली की व्यवस्था नहीं संभल रही, आप एक बार ऐलान कर दो कि हमसे नहीं संभल रही। हमारी दिल्ली की महिलाएं इतनी ताकतवर है, खुद ही संभाल लेंगी, खुद ही तुमको दिखा देंगे। एक बार कह तो दो अमित शाह जी, एक बार कह तो दो मेरे से नहीं संभल रही। अमित शाह जी एक बार कह दे मेरे पास टाइम नहीं है दिल्ली के लिए, फिर देखो ये मां बहनें कैसे ठीक करती हैं इनको, है कि नहीं है? एक बार कह दो अमित शाह जी मेरे से दिल्ली नहीं संभल रही, एक बार कह दो अमित शाह जी मेरे पास टाइम नहीं है दिल्ली के लिए, ठीक कर देंगी मेरी दिल्ली की 1.25 करोड़ बहनें इन सबको। मजाल फिर इनकी जो ये दिल्ली की तरफ ध्यान ना दे। तो इन्होंने कितनी, आज दिल्ली में 2 सरकार हैं, एक केजरीवाल की सरकार है और एक केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आज बीजेपी की सरकार ने महंगाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, गलत तो नहीं कह रहा? दूध महंगा कर दिया, सब्जी महंगी कर दी, खाने पीने की सारी चीजें महंगी कर दी, दाल महंगी कर दी, चावल महंगे कर दिए, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। एक सरकार है जो महंगाई कर रही है और दूसरी सरकार है जो सब कुछ फ्री करती जा रही है। बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा फ्री कर दी, दवाइयां फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया, टेस्ट फ्री कर दिया, महिलाओं का किराया फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा फ्री कर दी, और अब 2100 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। ये बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं मेरे को। बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल इतने पैसे उड़ा रहा है, महिलाओं पे बिगड़ जाएंगी ये। मैं पूछना चाहता हूं, देने चाहिए 2100 रुपए की नहीं देने चाहिए? ये बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं मेरे को। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी गालियों का, देते रहे गालियां, ये जितनी मर्जी गालियां देते रहे। दोस्तों, इस बार इनके पास चुनाव लड़ने को कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरे को एक बस्ती वाले बता रहे थे, बीजेपी वाले एक बस्ती में वोट मांगने गए, लोगों ने उनसे पूछा भाई 5 साल में क्या किया? बोले केजरीवाल को खूब गालियां दी। उनसे पूछा अगले 5 साल में क्या करोगे? बोले केजरीवाल को खूब गालियां देंगे। लोगों ने जो दौड़ा दौड़ा के मारा, उनको पीछे भगा दिया उनको अपनी बस्ती से। फिर थोड़ी देर में एक आम आदमी पार्टी वाला गया उनकी बस्ती में वोट मांगने, उसको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक आदमी बोला जी मेरा बच्चा आपके बड़े अच्छा स्कूल बना दिया, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। एक आदमी बोला जी वो मोहल्ला क्लिनिक बड़ा अच्छा बना दिया, मेरे को दवाइयां मिल रही है। एक आदमी बोला जी वो अस्पताल बड़ा अच्छा है, मेरी माँ का कैंसर का इलाज उस अस्पताल के अंदर फ्री में हो गया। एक महिला खड़े होके बोली जी मैं बस में जाती हूँ, बस का किराया मुफ्त हो गया। एक बुजुर्ग खड़ा होके बोला जी मैं रामेश्वरम तीर्थ यात्रा करके। सारे लोगों ने उसको बिठा के मिठाई खिलाई और एडवांस में बधाई दे कि सरकार तुम्हारी आएगी। इस बार बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है,
उनके पास कोई टीम नहीं है। और मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, चुनाव लड़ रहे हो, तुम्हारा दूल्हा कौन है? तुमका सीएम फेस कौन है? तुम्हारे पास कोई नहीं है, उनके पास कोई टीम नहीं है, कोई प्लान नहीं है उनके पास। बस केवल मेरे को गाली दे दे के चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरे को जितनी गाली देनी है दे लो, लेकिन मेरी मां बहनों को सुरक्षा दे दो। अब एक शिकायत आखिरी में कहना चाहूंगा आप लोगों से है। अभी कल एक सर्वे आया है, उस सर्वे में आया है कि दिल्ली की 60% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। तो मेरी सेवा में, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी जो 40% नहीं दे रही। 100 की 100% महिलाओं को, एक महिला को आम आदमी पार्टी को वोट देनी है जी। अपनी जिठानी को बोल देना, ननंद को बोल देना, देवरानी को बोल देना, सास को बोल देना, बेटी को बोल देना, सारों को, मामी को, और अपने घर के मर्दों को भी। देखो, मर्द केवल अपनी औरत से डरता है कि नहीं है? तो अपने घर के सारे मर्दों को भी आम आदमी पार्टी को वोट दिलाना है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि जितना प्यार, जितना मोहब्बत, जितना विश्वास मुझे आप सब माँ बहनों से मिला है, मैं समझता हूं कुछ पुराने जन्म में मैंने पुण्य किए होंगे जो इतना प्यार आप लोगों का मिलता रहता है। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, फलें फूलें, बरकत करें, आगे बढ़े, मेरी ऐसी प्रभु से कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया।